हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू योर स्टडी चैनल जी10 क्लासेस। आप सभी का आपके अपने चैनल जी10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम पढ़ चुके थे यूरोप में साम्राज्यवाद और रूसी क्रांति में सामाजिक परिवर्तन का युग और रूसी साम्राज्य के बारे में हम इससे पहले पाठ में पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं पार्ट 3, जिसमें हम रूस की फरवरी क्रांति के बारे में, जो पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति हुई थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। परिवर्तनकारी युग। जब 1905 की क्रांति हुई थी तो एक युग में परिवर्तन का स्टार्ट हो गया था। इसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। 20वीं सदी के आरंभ में रूस एक निरंकुश राजशाही था। कैसा था? एक निरंकुश राजशाही। निरंकुश का मतलब होता है जिसको कोई अंकुश ना हो सके, और राजशाही राजा का तंत्र। जार राष्ट्रीय संसद का अधीन नहीं था। जार रूस का सम्राट था जो राष्ट्रीय संसद का अधीन नहीं था। और वर्ष 1905 की क्रांति के समय सोशल डेमोक्रेट्स और सामाजिक क्रांतिकारियों ने कृषकों के साथ मिलकर, मजदूरों के साथ मिलकर के कार्य किया था और एक ऐसे संविधान की थी। रूसी साम्राज्य के अंतर्गत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड, इस्लाम में आधुनिकीकरण के समर्थन, जदीदियों का मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी समर्थन मिला, और यह वर्ग अपने समाज में आधुनिक इस्लाम की इच्छा रखता था। रूसी मजदूरों का प्रतिकूल समय। अगली हेडिंग आती है रूसी मजदूरों का प्रतिकूल समय। जब वर्ष 1904 की बात हम करते हैं तो 1904 में रूसी मजदूरों की जो स्थिति वो बहुत ही दयनीय हो गई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि इस समय जो आवश्यक वस्तुएं थी उनके दामों में तीव्रता से वृद्धि हो चुकी थी। मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और इसका वास्तविक वेतन जो था उसमें तो 20% तक की गिरावट आ गई थी। एक तरफ वस्तुओं के दामों में तीव्रता आ गई थी और दूसरी जब वास्तविक कीमतों में तीव्रता आ गई तो उनकी जो कीमतें थी, जो मजदूरों की मजदूरी थी, वो नहीं बढ़ी थी। तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि जो उनका वेतन था उस वेतन में कमी आ गई थी। कमी इसलिए आ गई थी कि वो बचत नहीं कर पाते थे कुछ भी। मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई, तो लोगों ने संगठन में सदस्यता लेना शुरू कर दिया था। इसी तरह से वर्ष 1904 में गठित की गई असेंबली ऑपरेशन वर्क्स, जो श्रमिक विभागों की यानी कि मजदूरों की एक संगठन था, असेंबली ऑपरेशन वर्क्स, जिसे रूसी श्रमिक विभाग कहा जाता है। उसके 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स से हटा दिया जाने के कारण, मतलब एक फैक्ट्री बंद हो गई थी और वहाँ पे प्यूतिलोव आयरन वर्क्स जो था वहाँ से 4 मजदूरों को हटा दिया था। हटाने के कारण के से मजदूरों ने आंदोलन की घोषणा कर दी थी। उसके कुछ दिनों बाद ही सेंट पीटर्सबर्ग में लाखों मजदूर वेतन में वृद्धि और कार्यशैली में सुधार और काम के घंटे को घटाकर 8 घंटे किए जाने की मांग को लेकर के हड़ताल पर चले गए थे। यदि हम काम के घंटे की बात करते हैं, यहाँ पर मजदूरों से 10 से 12 घंटे तक काम कराया जाता था। इसलिए वो चाहते थे कि काम के घंटों में कमी हो जाए और वेतन में वृद्धि हो। वर्ष 1905 खूनी रविवार की घटना। वर्ष 1905 में रविवार के दिन गैदरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस जार के महल के समक्ष पहुंचा। असल में यहाँ पे हुआ क्या था? रविवार को एक फैक्ट्री बंद हो गई थी। एक फैक्ट्री बंद होने के बाद वहाँ के मजदूरों को जब निकाल दिया गया तो बाकी मजदूरों के लोग भी, लगभग 50 फैक्ट्रियों के मजदूर जो थे वो लोग आ गए और उनके जो नेतृत्व किया था वहाँ पादरी गैपोन ने किया था। वो जार का जो महल होता है, विंटर पैलेस, उसके पास पहुँच जाते हैं, उसको चारों से घेर लेते हैं, वहाँ पर अपना वो धरना प्रदर्शन करते हैं। तब कोसैक्स और पुलिस के द्वारा वहाँ पे क्या हो, उन पर आक्रमण कर दिया है, उन पर गोलीबारी कर दी जाती है। इस घटना में बहुत सारे मजदूर मारे जाते हैं और कुछ लोग घायल हो जाते हैं। तो इतिहास में इसी घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इसके उपरांत भी कई प्रकार की घटना होने लगी और वर्ष 1905 को क्रांति की संज्ञा दे दी गई है, जिसे कह दिया हमने क्रांति की संज्ञा, मतलब उसको क्रांति कहने लगे, वर्ष 1905 की क्रांति। इसी प्रकार वर्ष 1905 में क्रांति के समय जार द्वारा एक निर्वाचित परामर्शदाता यानी कि संसद के गठन की मंजूरी दी गई। पूछा जाता है कि संसद की गठन की मंजूरी किसने दी थी? तो संसद की मंजूरी की गठन किसने दी थी? जार के द्वारा एक निर्वाचित परामर्शदाता थी। तो मतलब गठन मंजूरी किसने दी थी? जार ने दी थी। जार निकोलस द्वितीय। कब दी थी? 1905 में दी थी। और फैक्ट्री मजदूर की अत्यधिक ट्रेड यूनियन और ट्रेड फैक्ट्रियाँ भी क्रांति के पश्चात अस्तित्व में रही थी। यानी कि जो फैक्ट्री में थे ट्रेड यूनियंस और यूनियन फैक्ट्रियाँ, उनकी क्रांति में भी क्रांति के पश्चात अस्तित्व में रहे थे। इसके बाद आता है वर्ष 1905 के बाद अधिकांश कमेटियां और यूनियंस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जार ने क्या किया? जितनी भी कमेटियां थी या यूनियंस को गैर कानूनी घोषित कर दिया था, जिसके कारण ये अनधिकृत रूप से कार्य करने लगी। और जार ने पहली ड्यूमा को 75 दिन में और दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के अंदर बर्खास्त कर दिया।
जार ने क्या किया, पहली जो ड्यूमा थी, जो ड्यूमा को उसने गठन करने की परमिशन दी थी, उसे पहली बार 75 दिन में और दूसरी बार 3 महीने में बर्खास्त किया। असल में जार क्या नहीं चाहता था, जार नहीं चाहता था कि उसकी संप्रभुता के पास पर किसी के द्वारा सवाल किए जाए। जार अपनी संप्रभुता बना के रखना चाहता था। वो किसी भी संसद में ऐसे सदस्यों को नहीं चाहता था कि जो उसके ऊपर सवाल उठा सके। तो जार ने क्या किया, जब तीसरी बार ड्यूमा की बात हुई तो जार ने केवल रूढ़िवादी जो नेता थे उनको नियुक्त कर दिया गया। जार के द्वारा जो रूढ़िवादी नेता थे उनको व्यक्त कर दिया, अर्थात रेडिकल्स और उदारवादी नेता थे उनको ड्यूमा से बाहर कर दिया गया। और उल्लेखनीय है कि क्रांतिकारी और उदारवादी नेताओं को इससे बाहर रखा गया। तो जो क्रांतिकारी कौन, तो रेडिकल्स और उदारवादी नेताओं को ड्यूमा से बाहर रखा गया। रूसी साम्राज्य और प्रथम विश्व युद्ध। वर्ष 1914 के अंदर 2 यूरोपीय गठबंधनों के मध्य युद्ध शुरू। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो प्रथम विश्व में क्या थे, 2 यूरोपीय गठबंधन थे, केंद्रीय शक्तियाँ और ध्रुवीय शक्तियाँ। मित्र राष्ट्र, एक और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे केंद्रीय शक्तियों के रूप में, और दूसरी ओर फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, कालांतर में इसमें इटली और रोमानिया भी शामिल हो गए थे। इन्हें मित्र राष्ट्र कहा जाता था। इन सभी देशों के पास एक विस्तृत साम्राज्य था, जिसके कारण यह युद्ध पूरे यूरोप के साथ साथ यूरोप के बाहर भी फैल गया। और इसी कारण से इस युद्ध को क्या कहते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। आरंभ में इस युद्ध को रूस का समर्थन प्राप्त था और यहाँ के लोगों ने क्या किया, जार निकोलस द्वितीय को समर्थन भी दे दिया था शुरू में। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता चला गया तो लोगों का जन समर्थन कम होने लगा और जार ने भी ड्यूमा में उपस्थित महत्वपूर्ण पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया था। शुरू में तो जार ने सलाह लेता था, लेकिन बाद में जाकर रूस ने भी, जो महत्वपूर्ण पार्टी होती थी ड्यूमा में कौन कौन लोग होते थे, जो महत्वपूर्ण लोग होते थे उनसे सलाह लेना कम कर दिया था, उनसे सलाह लेना छोड़ ही दिया था। तो जब सलाह लेना छोड़ दिया तो रूस में क्या होने लगा, जर्मन विरोधी भावनाएं प्रबल होने लगी, जिसके कारण लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया गया। पूछा जाता है पेट्रोग्राद नाम क्यों रखा गया, क्योंकि सेंट पीटर्स एक जर्मन नाम था और जिसके कारण उसका नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया गया, क्योंकि सेंट पीटर्स एक जर्मन नाम था, इसी कारण से उसका नाम बदल दिया गया। जार की पत्नी जरीना अलेक्जेंड्रा, जो जर्मन मूल की थी, और रास्पुतिन नामक सन्यासी जो महारानी का सलाहकार था, इन्होंने भी उन लोगों के बीच राजशाही को अलोकप्रिय बना दिया था। क्या कर दिया था उन्होंने, राजशाही को अलोकप्रिय क्यों हो गई, क्योंकि ये राजशाही को अपना शासन स्थापित करना चाहिए, लोग बात सुनना नहीं चाहते थे, और जब लोग बात सुनना नहीं चाहते थे तो अलोकप्रिय हो गया, मतलब वहाँ पे लोकप्रियता उनकी समाप्त होने लगी। युद्ध के अंत तक जार ने यह निर्णय लिया कि वह रूसी सेना को स्वयं नियंत्रित करेगा। जार ने निर्णय लिया कि वह रूसी सेना को स्वयं नियंत्रित करेगा, इसलिए वह अब अपने कोर्ट को छोड़कर युद्ध के मैदान में चला गया। उसने अपना कोर्ट छोड़कर कहाँ चला गया, युद्ध के मैदान में चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि वह किसी पर विश्वास नहीं करता था, जनता ने साथ देना बंद कर दिया था, तो वो खुद ही उस पर नियंत्रण करने के लिए चला गया। रूसी सेना की पराजय। अब रूसी सेना की हार हो जाती है और हार में सभी के मनोबल को तोड़ दिया जाता है। वर्ष 1914 से 1916 के बीच रूसी सेनाओं को ऑस्ट्रिया और जर्मनी से हार का सामना करना पड़ा था और वर्ष 1917 में लगभग 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। फसलों और इमारतों के विनाश से लगभग 30 लाख से अधिक लोग शरणार्थी हो गए थे, उनकी फसलें समाप्त हो गई थी, उनकी इमारतें समाप्त हो गई थी, तो लगभग 30 लाख से ज़्यादा लोग क्या हो गए, शरणार्थी हो गए, जो दूसरे देशों में जाकर बच चुके थे या अपने देश में शरण लेने लगे थे। उनका जो खाने पीने का आइटम था, जो खाने का सामान था, उसका समाप्त हो गया, फसलें नष्ट हो गई, इमारतें नष्ट हो गई, तो वो कहाँ जाते, वो शरणार्थी के रूप में रहने लगे। इस स्थिति में जब ऐसी स्थिति आई तो सरकार और जार दोनों को ही लोगों के बीच में अलोकप्रिय बना दिया, मतलब दोनों की इंसल्ट हो गई। जो उनकी लोकप्रियता थी कि वो अच्छा काम करते हैं वो समाप्त हो गई और लगातार हो रहे युद्ध से क्या हुआ, सेना भी थक चुकी थी और वह भी अब लड़ाई करना नहीं चाहती थी, वो भी लड़ाई नहीं करना चाहती थी। युद्ध का प्रभाव, लोगों पर युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, कौन से युद्ध का, प्रथम विश्व युद्ध का। युद्ध का सबसे पहले उद्योगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, सारे उद्योग बंद हो जाते हैं, देश के उद्योगों को मिलने वाली भारी आपूर्ति भी बंद हो गई थी, जो बाहर से थोड़ी बहुत हेल्प मिलती थी तो वो भी बंद हो गई थी, और जिसको जर्मनी के द्वारा रोक लिया गया था। और वर्ष 1916 में रेलवे लाइनों को भी तोड़ दिया गया था। स्वस्थ पुरुषों को युद्ध में भेजा गया था, तो जिसके कारण क्या हुआ, मजदूरों में कमियां होने लगी थी। जो स्वस्थ पुरुष थे उन्हें युद्ध में भेज दिया तो मजदूरों में कमी होने लगी और छोटे मोटे कारखाने जो थे वो बंद होने लगे। युद्ध में सेना को अनाज भारी मात्रा में पहुँचा गया था, जिससे शहरों में अनाज की कमी हो गई और अनाज की कमी इतनी हो गई थी कि कभी कभी रोटी की दुकान पर दंगे हो जाते थे, मतलब वहाँ पर रोटियाँ भी नहीं मिल पाती, वहाँ पर दंगे हो जाते थे। अगला आता है पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति।
वर्ष 1970 की सर्दियों की बात हम करते हैं तो सर्दियों में रूस के आधुनिक पेट्रोग्राद की स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई थी और नेवा नदी के दाएं तट पर जहाँ मजदूरों के कारखाने और क्वार्टर, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें बाएं तट पर थी। मजदूरों का जो तबका था वो दाहिनी ओर था, राइट साइड में था, और जो विंटर पैलेस या सरकारी इमारतें थी वो लेफ्ट साइड में बाएं तट पर थी। और वर्ष 1970 में अत्यधिक ठंड पड़ जाने के कारण से रूस में खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई थी। संसदीय प्रतिनिधि यह नहीं चाहते थे कि जार को ड्यूमा को भंग किया जाए, कि जार द्वारा ड्यूमा को भंग कर दिया जाए। संसदीय प्रतिनिधि यह भी नहीं चाहते थे। अतः 22 फरवरी को नदी के दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी लगा दी गई। 22 फरवरी को क्या हुआ, फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी गई और इसके ठीक अगले दिन समर्थन में कई फैक्ट्री के मजदूर ने हड़ताल का ऐलान कर दिया और बहुत से कारखानों के द्वारा औरतों द्वारा ही हड़ताल का नेतृत्व किया गया था। पूछा जाता है कि हड़ताल का नेतृत्व किसने किया, औरतों ने किया था। और इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यदि ये बात है 22 फरवरी की, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 8 मार्च, आज हम मनाते हैं 8 मार्च को। 1 मार्च के बाद में क्या होता है कि इससे पहले जो रूस में कैलेंडर जारी होता था तो वो होता था तो रूस में 1 जनवरी के बाद में ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू हो जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या था, जो रूस का कैलेंडर था उससे 13 दिन आगे का कार्य करता था। कितने दिन आगे कार्य करता था, 13 दिन आगे। वो 13 दिन आगे होता था। उस कैलेंडर का नाम था, अभी बताते हैं आपको हम, जूलियन कैलेंडर। क्या नाम था, जूलियन कैलेंडर। 1 फरवरी 1918 तक रूस में जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद में रूस ने भी ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो था तो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता था। तो 13 दिन आगे चलता था। जो 22 फरवरी की जो घटना थी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिसको मनाया जाता है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसका था फरवरी के पश्चात रूस में क्या क्या घटना घटी, कैसी कंडीशन हो गई थी। जब ये क्रांति हो जाती है तो अंतिम सर्गम में उद्योगपतियों, सैनिक अधिकारियों, भूस्वामियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन समूह में उदारवादी, समाजवादी और निर्वाचित सरकार के लिए कार्य करते थे। जो उदारवादी और समाजवादी थे, ये लोग क्या करते थे, एक निर्वाचित सरकार के लिए कार्य करते थे। सार्वजनिक बैठकों और संगठनों पर से प्रतिबंध हटा दिए गए थे। निर्वाचन का तरीका सभी जगह एक समान नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत के आधार पर सभी जगह सोवियतें बना ली गई थी। सोवियत अर्थात परिषद का गठन कर दिया गया था। जैसे पेट्रोग्राद परिषद का गठन था, ऐसे ही सब जगह पर सोवियतें बना ली गई थी। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक निर्वाचित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आते हैं। व्लादिमीर लेनिन और 1914 से जो युद्ध का विरोध भी कर रहे थे, ये 1914 से हो रहे युद्ध का इन्होंने विरोध किया। और लेनिन का मानना था कि यह वह समय है जब सोवियत को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। वो मानते थे कि अब ये सही समय आ गया है कि सोवियतों को अपनी सत्ता हाथ में लेनी चाहिए। अब लेनिन के विचार अप्रैल थीसिस के नाम से जाने गए, जिसमें 3 मांगें रखी गई थी। सबसे पहली मांगे थी युद्ध को समाप्ति की ओर ले जाया जाए, यानी कि युद्ध समाप्त किया जाए, किसानों को जमीन हस्तांतरित हो और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। लेनिन का विचार था, लेनिन बहुत बड़े समाजवादी थे और लेनिन का विचार था कि युद्ध समाप्त किया जाए, क्योंकि युद्ध से हानि होती है, युद्ध से आम जन सामान्य जो है उसको हानि होती है, महंगाई बढ़ती है। किसानों को जो जमीन साहूकारों के पास है, सामंतों के पास है, तो वह जमीन किसको देनी चाहिए, किसानों को दे देनी चाहिए। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। बैंक उद्योगपति की निजी संपत्ति ना हो, बैंकों का क्या हो, राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए। अगला पॉइंट है ड्यूमा की बर्खास्तगी। आंदोलनकारी मजदूर नेवा नदी पार करके राजधानी के मध्य नेवस की प्रोस्पेक्टस तक आ जाते हैं और सरकारी इमारतों और क्वार्टरों को मजदूर द्वारा पूरी तरह घेर लिया जाता है। शाम तक सभी प्रदर्शनकारी इधर उधर हो गए, लेकिन 24 और 25 फरवरी को ये लोग पुनः इकट्ठे होते हैं और सरकार द्वारा इन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिक और पुलिस को तैनात किया जाता है। लेकिन घुड़सवार सैनिक उन पर हमला करने के लिए मना कर देते हैं, जिसके कारण 25 फरवरी को ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया जाता है। इसके संबंधित घटनाएं क्या होती है, ड्यूमा की बर्खास्तगी से संबंधित घटनाएं इस प्रकार थी। जैसे राजनेताओं ने ड्यूमा के निलंबन के विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया। राजनेता क्या करने लगे, ड्यूमा के निलंबन के विरुद्ध बोलने लगे। और 26 फरवरी को नेवा नदी के बाएं किनारे की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने पुनः वापसी की। प्रदर्शनकारी पुनः वापसी करने लगे थे। 27 फरवरी को प्रदर्शनकारियों के द्वारा पुलिस मुख्यालय पर हमला करके उसको नष्ट किया गया।
रोटी और वेतन तथा काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में लोग नारे लगाते हुए असंख्य लोग सड़कों पर एकत्र हो गए थे। सरकार द्वारा स्थिति नियंत्रण करने के लिए सैनिक टुकड़ी बुलाई गई और जिसने प्रदर्शनकारियों पर गोली का आदेश दिया, लेकिन सैनिकों ने इन पर गोली चलाने से मना कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सैनिकों ने क्या किया, इन पर गोली चलाने से मना कर दिया। सिपाही की एक रेजिमेंट अपने बैरक में अपने एक अफसर पर गोली चला देती है। सिपाहियों की एक रेजिमेंट के बैरक में अपने अफसर पर गोली चला दी और 3 अन्य रेजिमेंट भी हड़ताली मजदूरों के साथ मिलकर के खड़ी हो जाती है। जिस भवन में ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी, सैनिक और मजदूरों ने वहाँ मिलकर सोवियत या परिषद का गठन किया और यहीं से पेट्रो का सोवियत का जन्म होता है। ठीक, सोवियत नेता और ड्यूमा नेता। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने के लिए जाता है और सैनिकों के कहे जाने के कारण जार ने मार्च 1917 में त्यागपत्र दे दिया। पूछा जाता है कि जार ने किसके कहने से त्यागपत्र दिया, तो ये प्रतिनिधिमंडल है या सैनिकों के अधिकारी थे। ड्यूमा सोवियत सैनिकों से मिलकर एक अंतिम सरकार का गठन करते हैं। ड्यूमा और सोवियत नेताओं ने क्या मिलकर के एक अंतिम सरकार यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट का गठन किया। रूस के भविष्य संबंधित फैसले लेने का अधिकार संविधान सभा को सौंप दिया जाता है कि संविधान सभा जो करेगी वो रूस के भविष्य संबंधित फैसले लेने का अधिकार होगा, जिसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार के आधार पर किया जाना था। किसका? संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा का चुनाव किसके आधार पर होता था? सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार के आधार पर किया जाना था। फरवरी 1917 में राजशाही को सत्ता से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में आ गया। यानी कि फरवरी 1917 में राजशाही को सत्ता से हटाने वाली क्रांति का झंडा किसके हाथों में आ गया? पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में आ गया, अर्थात राजशाही को समाप्त कर दिया गया। मजदूर आंदोलन और इसका प्रभाव। गर्मियों के समय रूस में मजदूर आंदोलन और भी अधिक फैल गया। औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्री कमेटी का गठन होने लगा, ट्रेड यूनियंस की संख्याएं बढ़ गई और सेना में सिपाहियों की भी समितियां बनने लगी। यानी कि रूस की हालत इतनी खस्ता हो चुकी थी कि यहाँ पे सेना में भी सिपाही जो थे वो अपनी यूनियंस, अपनी समिति बनाने लगे। और जून में लगभग 500 सोवियत ने अपने प्रतिनिधिमंडल को अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में भेजे। अपने प्रतिनिधि कहाँ भेज दिए थे? अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेज दिए थे 500 सोवियत ने। लेकिन बोल्शेविक नेता लेनिन चाहते थे कि रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रखा जाए। बोल्शेविक नेता जो लेनिन चाहते थे वो ये चाहते थे कि अपने उद्देश्य यानी कि जो रेडिकल्स के उद्देश्य थे, जो परिवर्तनकारी उद्देश्य थे, उनको सिद्ध करने के लिए अपना पार्टी का नाम क्या रखा जाए? कम्युनिस्ट पार्टी रखा जाए। अंतरिम सरकार जो थी उसकी ताकत कमज़ोर होने लगी और यहाँ पर बोल्शेविकों का प्रभाव पड़ने लगा, बोल्शेविक प्रभाव में आने लगे। अंतिम सरकार ने कारखानों को चलाने के लिए श्रमिकों के द्वारा किए गए प्रयासों का विरोध किया और नेताओं को गिरफ्तार करना प्रारंभ कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों के द्वारा विशाल प्रदर्शन का दमन किया गया। जुलाई 1917 में क्या हुआ? बोल्शेविकों के द्वारा विशाल प्रदर्शन का दमन किया गया और गांव में जो किसान थे उनके साम्राज्यवादी क्रांतिकारी नेताओं को भी भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे। गाँव के किसान या उनके जो साम्राज्यवादी क्रांतिकारी नेता थे वो सरकार के ऊपर भूमि को पुनर्वितरण का, उसके भूमि को, जमीन को दोबारा बांटा जाए, ऐसा दबाव डालने लगे थे। और इस कार्य के लिए भूमि समितियाँ भी बना दी गई थी। क्या बना दिया? इस कार्य के लिए भूमि समितियाँ बना दी गई थी, जिससे प्रेरित होकर के जुलाई और सितंबर 1917 के बाद किसानों ने ज़मीनों पर अपना अधिकार कर लिया था। यानी कि लोगों ने खुद भी अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, अब आता है चेक पॉइंट। खूनी रविवार क्या है? तो खूनी रविवार की घटना जैसे मैंने आपको बताई थी कि मजदूर इकट्ठा हो गए थे विक्टर पैलेस के पास, जिनका नेतृत्व महिलाओं ने भी किया था और वहाँ पर मजदूरों को गोलियाँ चला दी गई थी, जिससे वहाँ पर लगभग काफ़ी मजदूर मारे गए थे। तो ये घटना खूनी रविवार की थी जो 22 फरवरी 1917 को हुई थी। दूसरा पूछा जाता है कि ड्यूमा के गठन की मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो जार के द्वारा प्रदान की गई थी। फरवरी की क्रांति कब और कहाँ हुई थी आप बताएंगे, और ड्यूमा को कब बर्खास्त किया था? ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट में पास करेंगे। आज के लिए इतना ही है। यदि आपका कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग 10 का सीरीज। एक रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को पूरा देखें, बीच बीच में स्किप करके ना देखा करें।